हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स सेशन 9.6 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और दो प्रीवियसली सेशंस के अंदर 9.6 पार्शियल ऑर्डर में मौजूद डिफरेंट टॉपिक्स को हमने डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके इसलिए कंसीडर किया ताकि हर टॉपिक को विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन एंड एग्जांपल समझना आसान रहे। इस सेशन पे 9.6 की फर्दर टॉपिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे विच मीन लेक्सोग्राफिक, हैश डायग्राम और एक्सट्रीमल एलिमेंट्स को इस सेशन पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू द वीडियोस ही प्रीवियसली वाली आप अपकमिंग वीडियोस को बड़े आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो यूट्यूब पर आने के बाद फवाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फवाद हुसैन CS blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको परफेक्ट जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो पार्शियल ऑर्डर 9.6 रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, इस पर मौजूद हैं। प्रीवियसली सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक डेफिनेशन समझनी होगी कि एक्चुअली लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग है क्या। एज वी हैव सीन कि पार्शियल ऑर्डर के अंदर जब हमने कॉन्सेप्चुअल वर्किंग स्टार्ट की तो हमने देखा कि किसी वर्ड की जब ऑर्डरिंग की बात आती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर अगर कुछ वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स के कैरेक्टर्स को मैटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एप्पल लिख रहा हूँ और उसके बाद ऑरेंज लिख रहा हूँ तो बेस्ड ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वर्ड हम यहाँ पर रिकॉर्ड को ऑर्डर्ड कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि इस वक्त एप्पल जो है डिक्शनरी में जिस पोजीशन पे भी होगा हम उसे यहाँ पर 1 कह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो ऑरेंज से पहले ज़रूर होगा। ये ऑर्डरिंग है। सो द लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग इज द सेम एज dictionary, any dictionary or the 4-book ordering. We use alphabetic ordering as we have did here. So starting with the first character in the string, then the next character if the first was equal etc. यानी for example कोई ऐसे word होते हैं जिसमें दोनों सेम हैं, A से ही दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो हम फर्स्ट के बजाय उसके बाद सेकंड अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को देखेंगे और सेकंड भी सेम होता है तो हम थर्ड पे जाएंगे और इसी तरह से वर्ड्स की ऑर्डरिंग को डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे। If a word is shorter than the other, then we consider the no character of the shorter words to be less than a. यानी अगर कोई वर्ड शॉर्टर होता है तो हम कंसीडर करेंगे नो कैरेक्टर को जो शॉर्टर वर्ड पर लेस देन मौजूद है ए के, तो उस बिहाफ पर उसे फिल्टर किया जाएगा या उसे ऑर्डर किया जाएगा। ओके, नाउ अगर हम कार्डिस्टन प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पर लेक्सियोग्राफिक के अंदर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्डिस्टन प्रोडक्ट एज वी नो कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है और बी में हम उसके ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होते हैं। तो फॉर्मली लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग इज डिफाइंड बाय 2 अदर्स ऑर्डरिंग, यानी 2 अदर्स ऑर्डरिंग के जरिए से उसे डिफाइन किया जाता है। द डेफिनेशन सेज दैट A1 इज रिलेशन 1, यानी A1 का एक रिलेशन है वो सेट के रिस्पेक्ट से जो कि यहाँ पर इस साइन के साथ मौजूद है, जिसे मैं R1 भी कह सकता हूँ। नेक्स्ट A2 R2 के साथ यहाँ पर मौजूद है। B2 पोस्ट सेट जिसको 2 पोस्ट सेट कहा जा रहा है। द लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग which mean the relation on the Cartesian product A dot A which mean A1 dot A2 is defined by this one. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप बगौर देखें तो लेक्सिकल ग्राफिक के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है A1, A2 और उसके बाद रिलेट किया A1 बार, A1, A2 बार। If A1 बार relate to A1 relate to A bar 1 और A1 is equal to A bar and A2 is relate to A2 बार। अच्छा, यहाँ पर बार से मुराद ये है कि जब आप कार्डिस्टन प्रोडक्ट करके वैल्यूज़ को फिल्टर कर रहे हैं तो आप ऑर्डरिंग इस तरह से करेंगे कि वो वैल्यूज़ पहले आ जाए। इसको अभी हम एग्जांपल से करेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नोटेशन है वो अल्फ़ाबेटिक नोटेशंस है और बार सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है वो बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। ज़ाहिर सी बात है जो छोटी वैल्यूज़ होगी वो ऑर्डर में पहले आ जाएगी। यानी अगर मैं नंबर्स के फॉर्म पर बात करूँ तो 1, 2 और 3, 4 का ये पेयर है तो बिल्कुल इस तरह से पहले लिखा जाएगा, ठीक है, रिलेट करने के साथ, क्योंकि 1, 2 जो है वो छोटा है 3, 4 से। तो यही वजह है कि यहाँ पर ऑर्डर्ड इस तरह से बार के साथ दिखाए गए। द नेक्स्ट वन, इफ वी ऐड इक्वालिटी टू द लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग दिस रिलेट ऑन A1 क्रॉस A2 वी ऑब्टेन अ पार्शियल ऑर्डर। तो जब हम लेक्सोग्राफिक इक्वालिटीज इसमें ऐड करते हैं, ये लेस देन के साइन की बात हो रही है, तो हम एक पार्शियल ऑर्डर को यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। फर्दर A lexicographic ordering generalized to the Cartesian product of n set in a natural way, यानी जब हम Cartesian product को n वे पर सेट्स पे प्रोडक्ट के फॉर्म पे ला रहे हैं तो नेचुरल वे पर हम उसको जनरलाइज्ड कर पा रहे हैं। डिफाइन द रिलेशन ऑन A1 क्रॉस A2 मल्टीप्लाई बाई A2n, यानी अगर आपके पास डिफरेंट सेट्स वैल्यूज़ मौजूद है
تو آپ اس میں جب کارٹیسین کریں گے تو ان تمام کی ویلیوز کو ریلیٹ کیا جائے گا بی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اے سیٹ ہے جس کو میں A1 کہہ رہا ہوں, اس میں ایلیمنٹ موجود ہے 1 2 3 ٹل ٹو دا n, اور اسی طرح سے A2 میں ایلیمنٹ ہے 1 2 3 ٹل ٹو دا ویلیو آف n. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں. تو یقینی طور پہ اس کا جو ایلیمنٹ ہوگا, اس کا ایلیمنٹ ہوگا, اس کا ایلیمنٹ ہوگا, یہ ایک پیئر بنا رہا ہے. ابھی ہم 3 سے کنسیڈر کر رہے ہیں, تو نیکسٹ والے میں 3 کے کنسیڈر کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ لیس دین یا ریلیٹ ویلیوز پر فلفل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اف A1 is relate to B1 or of there is an integer I is greater than 0 such that A1 equal to B1, یعنی ایسی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم لیس دین کے ساتھ اکول سائن بھی رکھیں تو A2 کی ویلیو B2 کے برابر ہو جائے گی, AI BI, یا پھر AI+1 is relate to BI+1. تو یہ بیس کرے گا کہ کس طرح کے لیکسیکل گرافک آرڈرنگ پر آپ کام کر رہے ہیں بیسڈ آن دا ویلیو. لیکن جب کارٹیسین پروڈکٹ ہوگی تو اسی طرح سے پیئرڈ ویلیو کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس طرح سے ریلیٹ ہوگا جو ریلیٹ کے سائن کے ساتھ یہاں پہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایگزامپل دیکھتے ہیں, یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں, لیٹ A is equal to XY and let R be the following partial order relation A belongs to R where R is equal to this. یعنی A ہمارا اوریجنل سیٹ ہے, اس A سیٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک ریلیشن دیا گیا. تو ریلیشن پہ x, x, y, y. سب سے پہلے لیکسیکوگرافک کو پروف کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پوسٹ سیٹ یا جو ریلیشن دیا گیا ہے کیا وہ پوسٹ سیٹ کو بھی فالو کر رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لیس دین کے بہاف پر ویلیوز کس طرح سے لکھی جا سکتی. دیکھیں, فار ایگزامپل اگر ہم اسی سیٹ کو لیں تو لیٹ ایس بی دا سیٹ آف آل اسٹرنگ اوور اے اینڈ نوٹ دیٹ لیس دین اکول ٹو, جس کو میں بار بار ریلیٹ کہہ رہا ہوں, ریلیشن کہہ رہا ہوں, دا لیکسیکوگرافک آرڈر فور ایس دیٹ کورسپونڈ ٹو آر از ایکس از ریلیٹ ٹو ایکس ایکس. بالکل, اگر میں اس طرح سے ریلیٹ کروں تو ایکس ایکسس سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ویلیو کم ہے اور یہ زیادہ ہے. ایکس از ریلیٹ ٹو ایکس وائی. ٹھیک ہے, یہ بھی کوشچن ہے. پھر اس طرح کے ڈفرنٹ ویلیوز یہاں پہ لکھے ہیں جن کو ریلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا ہے. تو اگر میں اے کی بات کروں, یس ان آل کیسز بائی دا پراپرٹی 1 آف دی ڈیفینیشن آف ریلیشن, یعنی پراپرٹی 1 ریلیشن کے مطابق یہ ساری ویلیوز دیکھیں کنٹین کرتی کیسے. اس میں ایک ایکس موجود ہے, یہاں پر 2 ہے, اس کا مطلب یہ ٹرو ہے. یہاں پر بھی ایکس موجود ہے, ٹرو ہے. یہاں پر 3 ایکس ہیں, 2 کے موجود ہے. یہاں پر 2y ایکس ہے تو یہاں پر 2y موجود ہے اور ڈفرنٹ ایکس ہے, یہ بھی پروو ہو گیا. سیکنڈ کو اگر آپ دیکھیں, یس آف آل کیس بائی دا پراپرٹی 2 آف دی ڈیفینیشن ریلیشن, تو اس بہاف پر x از اکول ٹو y, تو اس بہاف آف دس ریلیشن کہا جا رہا ہے کہ کیا x کا پیئرڈ ریلیٹ y کے ساتھ ہے. جی بالکل ہے, یہ رہا یہاں پر x y کے ساتھ ریلیٹ ہوا ہے. کیا ڈبل ایکس وائی کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ آلریڈی یہاں پر ڈبل ایکس ہے تو وہ اس سے ریلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اینڈ سو آن. اینڈ یس آف آل دا کیسز بائی دا پراپرٹی 3 آف دا ڈیفینیشن دی, تو اس کے مطابق بھی تھرڈ پہ بھی ساری ویلیوز جو ہیں وہ کنٹین ہوگی. نل ویلیوز ایٹ سی بات ہے, ایکس موجود ہے تو جب اس کا پارشل سب سیٹ بنایا جائے گا تو اس میں نل ویلیوز بھی ہوگی, تو نل بھی اس کا پارٹ ہوا یا اس سے لیس دین ویلیو ہوا. تو اس طرح سے ہم لیکسیکل یا لیکسیکوگرافک آرڈرنگ کو سمجھتے ہیں, اس کے کوشچنس کو, اور بہاف آف دی انڈرسٹینڈنگ ان کی ویلیوز کو پروو کر کے آرڈرڈ فارم پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے یہاں لکھا ہے. ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ لیکسیکوگرافک کیا ہے اور اس کی آرڈرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے. دا نیکسٹ ٹاپک از ہیز ڈائیگرام. ہیز ڈائیگرام کیا ہے؟ Like relation and function partial order have a convenient graphical representation as diagram. So, is there a graphical representation of your relation? Yes, it is, but in a precise and convenient manner. How? Consider the digraph, which means directed graph representation of the partial order. یعنی ہمیں جو partial order دیا ہے, ہم سب سے پہلے consider کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا directed graph بنایا. Because we are dealing with a partial order, we know that the relation must be reflexive and transitive. جب ہم ریلیشن کی بیاف پارشل آرڈر کی بیاف پر دیکھیں گے تو جو بھی ہمیں ریلیشن دیا گیا ہے وہ ریفلیکسو اور ٹرانزٹیو بھی ہوگا. جسٹ وی کین سمپلیفائی دا گراف ایز فالوز. اب ہمیں گراف کو جو ڈائریکٹڈ گراف بنایا ہے ہم اسے سمپلیفائی کریں گے. سب سے پہلے جو سیلف لوپ ہے اسے ریموو کر دیں گے, ٹرانزٹیو ایجز جو ہیں اسے ریموو کر دیں گے, اور ریموو ڈائریکشن آن دا ایجز ایزیومنگ دے آر اورینٹیڈ اپورڈ, یعنی جو ڈائریکشن موجود ہے ہم اسے ہٹا دیں گے اور ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ جو آپ کا گراف ہے وہ اپورڈ موو ہو رہا ہے, یعنی نیچے سے اوپر کی طرف ہو رہا ہے. دا ریزلٹ ڈائیگرام از فار سمپلر. اس طرح سے جو ڈائیگرام ریزلٹ ہوگی وہ کافی سمپلر ہو جائے گی. اب اگر میں سیلف لوپ کی بات کروں یہیں پہ, تو سیلف لوپ کا مطلب ہے کہ اے کا مطلب ہے کہ اسی نوڈ سے میں نکلا اور اسی نوڈ پر آ گیا, تو یہ سیلف لوپ ہے, اسے مجھے ہٹانا ہے. ٹرانزٹیو ایج کا مطلب کیا ہے, کیا میں اے سے بی جاتا ہوں اور بی سے سی جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں اے سے بی جاتا ہوں اینڈ بی ٹو سی جاتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں اے سے سی بھی جا سکتا ہوں. تو یہ وہ ہے جس کو میں ٹرانزٹیو ریزلٹ یا پھر
ایج کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ ایج ہٹانا ہوگا اگر یہ دو ایج موجود ہے, کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر یہ دونوں ہیں تو یہ بھی ہوگا وہاں پر, کیونکہ یہ ہوگا تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پوسٹ سیٹ ہے یا پھر پارشل آرڈر ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم ایگزامپل کرتے ہیں, یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اپنے ڈائریکٹڈ گراف کو سمپلر ہیز ڈائیگرام کے فلو سے کیسے بنا رہے ہیں. سو اندر ایگزامپلس فار دی Hess diagram before the understanding of basic definition, the pictorial representation of the partial order relation post set is called a Hess diagram. Here's the example. The set A equal to 1, 2, 3 and the R is belongs to A. Every element which means X is belongs to A. اور behalf of this ہمیں ایک ریلیشن دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ ریلیشن جو دیا گیا ہے وہ اس وقت پارشل آرڈر ہے. اور پارشل آرڈر کے لیے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ریفلیکسو ہونا چاہیے, سیمیٹرک ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ٹرانزٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں پریویسلی سیشن سے دیکھی ہوئی ہیں کہ کسی ریلیشن کو ہم پارشل آرڈر کس طرح سے پروف کر رہے ہوتے ہیں, تو میں اس وقت اس میں ٹائم کنزیوم نہیں کروں گا. اور انیشلی یہاں دیکھتے ہوئے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ریفلیکسو, سیمیٹرک اور ٹرانزٹیو بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارشل آرڈر تو ہے. ٹھیک ہے, پارشل آرڈر ہے. ٹھیک ہے, اب پارشل آرڈر کیونکہ یہ ہے تو اب مجھے پروف کرنا ہے اسے ہیس ڈائیگرام کے لیے. تو ابھی ہم نے اسٹیپ پہ دیکھا, سب سے پہلے مجھے اس کی کیا بنانی ہے, ڈائریکٹڈ گراف بنانا ہے. اچھا, ڈائریکٹڈ گراف بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ریلیشن ہے اس میں ڈومین ویلو دیکھ لیتے ہیں. ڈومین کیا ہے, 1 ہے ڈومین, 2 ہے ڈومین, 3 ہے اور 4 ہے. تو میں 4 اس طرح سے نوڈ بنا لیتا ہوں, 1 2 3 اینڈ 4. پہلا کام کیا. اچھا, 1 1 2 2 3 3 4 4 ہے, تو سب سے پہلے ہر پہ سیلف لوپ بنے گا. یہی ہوگا نا بھائی, سیلف لوپ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. اب میں جا رہا ہوں 1 سے 2, تو 1 سے 2 جانے کے لیے اس طرح سے ایج بناؤں گا ڈائریکشن کے ساتھ. 1 سے جا رہا ہوں 3, 1 سے 3 جا رہا ہوں, ڈائریکشن بنا دیا, یہ دونوں ہو گئے. 1 سے جا رہا ہوں 4, ڈائریکشن بنا دیا. ٹھیک ہے, 2 سے جا رہا ہوں 3, تو یہ رہا 2 سے جا رہا ہوں 3, 2 سے جا رہا ہوں 4, تو یہ بنا دیا 2 سے 4. اس کے بعد جا رہا ہوں 3 سے 4, تو یہ رہا 3, 3 سے 4. سارے میں نے ایجز بھی بنا دیے. تو اس بہاف پر ہمیں سب سے پہلے کیا ختم کرنا ہے, سیلف لوپ. آئی ایم گوئنگ ٹو چینج دا کلر ناؤ ہیئر. تو سیلف لوپ ختم کرنے کے لیے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہ لائن ہم نے یہاں سے ہٹا دی, یہ لائن ہٹا دی, یہ والی لائن ہٹا دی اور یہ بھی لائن ہٹا دی. اس کے بعد ٹرانزٹیو ایج کو ہٹانا. ٹرانزٹیو ایج کا کیا مطلب ہے, اگر اے سے بی اور بی سے سی جا رہا ہوں تو اے سے سی ہٹا دو. ٹھیک ہے, اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 1 سے 2 اے سے بی ہے اور یہ جو ہے وہ بی سے سی ہے. ٹھیک ہے, اے بی بی ٹو سی, تو بی ٹو سی ہے, تو یہ 1 سے 3 کیا ہو گیا, اے ٹو سی, تو مجھے یہ ہٹا دینا چاہیے. اس سے میں نے لائن بنا دی. ٹھیک ہے, اب میں 2 سے ریڈ کرتا ہوں. اگر میں 2 سے 4 جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, 2 سے 4 کا ایرو نہیں بن رہا, چلے 2 سے 3 کا بن رہا ہے, تو میں کہتا ہوں اے سے اگر میں بی جا رہا ہوں اور بی سے سی جا رہا ہوں, اے سے بی گیا اور بی سے سی گیا, تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اب میں یہاں سے اے سے سی جا سکتا ہوں. تو جو اے سے سی والی لائن ہے اسے مجھے یہاں سے ہٹانا ہوگا. تو بہاف آف دس 2 سے جو 4 کی لائن تھی وہ یہاں سے کٹ جائے گی, 2 کٹنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا, اگر میں دوبارہ اب اس 3 سے ریڈ کروں گا تو 3 سے ٹرانزٹیو پاتھ نہیں بن پا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور 4 سے بھی ڈائریکٹلی کوئی پاتھ نہیں بن پا رہا ہے. لیکن اگر میں دوبارہ جاؤں, کیونکہ فرسٹ لائن پر ہم نے کیا کیا تھا, 1 2 اور 3 کو دیکھا تھا, اگر میں اب یہاں سے دوبارہ چیک کروں 1 2 اینڈ 4 کو, یعنی اے بی سی, اے 1 to 2 اے بی بی ٹو سی, تو کیا میں اے سے 4 دوبارہ اے سی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا 1 to 2 2 to 4, اور اس کے بعد میں 1 سے ڈائریکٹ 4 آ رہا ہوں, تو یہ اے ٹو سی ہے. کیا میں اس کو یہاں سے کٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہمارے پاس ٹری بنے گی, اب جو ہمارے پاس گراف بنے گا وہ کچھ یوں بنے گا. ٹھیک ہے, نوٹس ہم سارے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم کنیکشن دیکھیں گے. دیکھیں, اے سے 1 سے 2 کنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 1 سے 2 کنیکٹ ہو رہا ہے, اس کے بعد کنیکٹ ہو رہا ہے 3 سے 4. نیچے دیکھ کر میں نے کیا, تو 3 سے 4 میں نے کنیکٹ کر دیا. یہ ہو گیا 1 2 3 اینڈ 4. ٹھیک ہے, 1 سے 2 کنیکٹ کر لیا ہم نے, 3 سے 4 کر لیا, اور اس کے بعد 2 سے 3 کنیکٹ ہو رہا ہے, تو یہ رہا 2 اور یہ رہا 3, اس کو میں نے کنیکٹ کر دیا. ٹھیک, اور یہ جو ہے ایج نہیں ہے, پھر میں اس کو ہٹا دوں. تو اس طرح سے 3 نمبر آف ایجز اس وقت کنیکٹڈ ہے, اور باقی جس طرح سے کنیکشنس یہاں پر بچا ہوا ہے وہ میں نے یہاں پر ریسٹ آف کو لگا دیا. اچھا, نوٹس کی لوکیشن کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی 1 کو میں یہاں کر دوں, 2 کو یہاں کر دوں, لیکن اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کر لیا. اب لاسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ جو آپ نے ایرو دیا ہوا ڈائریکشن آپ اسے ہٹا دیں گے. چلے میں ڈائریکشن ہٹا دیتا ہوں, یہ ڈائریکشن ہٹا دیا, یہ بھی ڈائریکشن ہٹا دیا, یہ بھی ڈائریکشن پہ ہٹا دی. اور پھر سمپلی بات یہ ہوئی تھی کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کا جو گراف ہے اس کے ایجز ہیں وہ
अपवर्ड ओरिएंटेड होंगे। तो अपवर्ड ओरिएंटेड का मतलब ये है कि अब इस ग्राफ को जो इस लोकेशन पर है, मैं इस तरह से अपवर्ड लोकेशन बनाऊंगा जो इस तरह से ग्राफ को शो करेगी, यानी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा ये 1 2 से कनेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से क्या पेयरिंग 2 से 3 के दरमियान हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। 3 से 4 के दरमियान हो सकती है, हो सकती है। अच्छा, अब जो एजेस मैंने हटाया है वो इस तरह से इस पर ओवरलैप होते हैं। तो जब आप सिंपलर फॉर्म पे ग्राफ बना लेते हो तो उस सिंपलर फॉर्म की ग्राफ को जो कि इस फॉर्म से कन्वर्ट होने के बाद आया है वो हमारा हेल्स डायग्राम कहलाता है। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड कि हमने तमाम पॉइंट्स को किस तरह से फॉलो किया और उसके बाद उसे सिंपल डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। और इस इमेज से देखते हुए समझ सकते हैं 1 से 2 गया मैं, ठीक है, 2 से 3 गया और 3 से 4 गया। तो ये रहा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और बाकी जो कर्व्स हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो होप यू विल अंडरस्टैंड। अब किसी भी तरह के हमें रिलेशन दिया जाएगा तो सेम टेक्निकल लॉजिक के साथ हम उसे हेल्स डायग्राम पे कन्वर्ट करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज एक्सट्रीमल एलिमेंट्स समरी। ठीक है, एक्सट्रीमल एलिमेंट्स क्या हैं, इसके कितने सब टॉपिक्स हैं और वो किस तरह से पोस्ट सेट पे काम करते हैं, एक एक करके इसे समझते हैं। सो वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स, द मैक्सिमल और द मिनिमल एलिमेंट इन अ पोस्ट सेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट S with a relation, the maximum, greatest, minimal, least element of the post set, upper and lower bound of the subset of A, and the greatest, lower, least upper bound of the element of subset of A of a post set S and R. ठीक है, what does it mean इंडिविजुअली इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सट्रीमल एलिमेंट्स के अंदर an element A is a post set S and R is called a maximal, यानी एलिमेंट जो कि पोस्ट सेट A का है उसे हम मैक्सिमल कब कहेंगे? if it is not less than any other element in S, यानी S में जो एलिमेंट मौजूद है उनमें से किसी से भी वो लेस देन ना हो तो उसे हम क्वांटिफायर या प्रेडिकेट फॉर्म पे लिख सकते हैं कि नॉट द वैल्यू, there is not a such value of B, the only value of B that belongs to S, then A belongs to B. नेगेटिव के साथ मैंने कहा that A belongs to B. So if there is one unique maximal element, अगर कोई maximum one unit element होता है A का, so we can call it maximum element. तो हम उस element को क्या कहेंगे? maximum element, या फिर हम उसे greatest element भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। तो हमने मैक्सिमल देखा, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, और उसके बाद उसी फॉर्म को हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टर्म, एन एलिमेंट ए इज अ पोस्ट सेट ऑफ एस सेट विथ रिलेशन आर इज कॉल्ड अ मिनिमल इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन एनी अदर एलिमेंट इन एस। ठीक है, यहाँ पर मिनिमल उससे कहा जा रहा है जो एलिमेंट ए जो है वो ग्रेटर ना हो किसी दूसरे एलिमेंट में जो कि एस में मौजूद है। तो इसे हम क्वांटिफायर फॉर्म पे कह सकते हैं नॉट देयर इज अ वैल्यू बी दैट्स बिलोंग्स टू एस वेयर बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और बी रिलेट टू ए। सो इफ देयर इज वन यूनिक मिनिमल एलिमेंट, यानी अगर हमारे पास वन यूनिक मिनिमल एलिमेंट मौजूद है ए का, सो वी कैन कॉल इट मिनिमम एलिमेंट और द लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, या तो मैं उसे मिनिमम कहूंगा या उसे लीस्ट एलिमेंट कहूंगा। ओके, द नेक्स्ट टर्म, अपर बाउंड, इफ द पोस्ट सेट एस रिलेशन be a post set and A is a subset of S. That is a very important thing कि हमने A को यहाँ पे कहा है कि वो subset है S का। If U is an element of S, यानी S का element U है, such that A belongs to U for all A belongs to A. So there, then U is an upper bound of A. यानी अगर post set है हमारे पास एक और A जो है subset S का है, तो अगर U एक एलिमेंट S का पार्ट है जबकि U का एलिमेंट A के साथ रिलेट होता है, यानी इन दोनों का रिलेशन मौजूद है, तो जहाँ पर जो U होगा वो उस A के लिए अपर बाउंड कहलाएगा। एन एलिमेंट X सच दैट इज एन अपर बाउंड ऑन अ सबसेट A इज लेस देन ऑल अदर अपर बाउंड ऑन A इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑन A, वी एब्रीवेटेड एज LUB। तो LUB को हम लीस्ट अपर बाउंड ऑन A कह रहे होंगे। ओके, द अनदर टर्म, जिस तरह से हमने लीस्ट बाउंड देखा इसी तरह से लोअर बाउंड है। लेट द पोस्ट सेट वेयर A इज अ सबसेट ऑफ S इफ L is an element of S such that L belongs to A, for A it belongs to A, then L is a lower bound of A. An element X be a lower bound on a subset of A is a greatest. अच्छा, लोअर एंड अपर से समझ में आ रहा है कि एक पीक पर वैल्यू ग्रेटेस्ट की होगी, लोअर की डाउनवर्ड वैल्यूज होगी। तो अभी एग्जाम्पल करेंगे, सारे टर्म्स हमें समझ में आएंगे। And is greater than all
लोअर बाउंड ऑन ए इज कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन ए, तो हम इसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन ए कहेंगे और उसे हम एब्रीवेटेड करेंगे GLB से। ओके, सो अब उसके बाद फिर मैंने एक स्लाइड से डेफिनेशन, बुक से डेफिनेशन ली, क्योंकि स्लाइड्स पर मैं बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया जो अभी मैंने स्लाइड्स में मल्टीपल्स पॉइंट पर बताया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट ए इन कैपिटल ए, विच मीन ये स्मॉल एलिमेंट है हमारे सेट ए का, इज कॉल्ड अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल बी इन ए ईदर बी रिलेट टू ए और B एंड A आर नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल का कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं, तो या तो वो और के साथ रिलेट कर रहा हो या B और A कंपेरेबल ना हो, तो हम इसे मैक्सिमल एलिमेंट कह रहे हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए क्या कहा जा रहा है? इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल B इन A B बिलोंग्स टू A, ठीक है, यही चीज़ हमें प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखी है। मिनिमल एलिमेंट के लिए इफ एंड ओनली इफ B इज इन A वेयर A रिलेट टू B और B एंड ए नॉट कंपेरेबल, ठीक है, यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर 1 पे भी। द लास्ट वन एन एलिमेंट ए इज कॉल्ड ए लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ बी इन एलिमेंट ए वेयर ए इज बिलोंग्स टू। तो ये तो कुछ एलिमेंट्स, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए। अब यहाँ से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मिनिमल और मैक्सिमल का कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल बताया गया था वो क्या था। तो हमें एक हेज डायग्राम दिया गया, क्योंकि जो एक्सट्रीमल एलिमेंट्स निकाले जाएंगे वो हेज डायग्राम से निकाले जाएंगे। तो व्हाट आर द मिनिमल मिनिमम एलिमेंट्स? तो अगर आप इस हेज डायग्राम को देखो तो मिनिमल की डेफिनेशन हमने देखी कि जो हमारे लोअर पे हेज डायग्राम के लोअर साइड पे मौजूद है। तो ये इस हेज डायग्राम का लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट में अगर आप देखें तो CD है, तो अपर पार्ट को मैं मैक्सिमम कहूँगा, तो ये रहा मैक्सिमम, और लोअर पार्ट को मैं मिनिमम कहूँगा। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आ रहा है देयर आर नो यूनिक मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट, थस नो मैक्सिमम और मिनिमम। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें, पहले बताया गया मिनिमल और मैक्सिमल। मिनिमल और मैक्सिमल का मतलब ये है कि डाउन पर एक ही लेवल पर जितने भी आपके नोड्स होंगे वो आपका मिनिमल होगा, और मैक्सिमल वो होगा कि अपर पर, टॉप पर एक ही लेवल पर जितने नोड होंगे उसे। अब जब आप मैक्सिमल और मिनिमल निकाल लेते हो तो आपको अब यूनिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसे आप मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम कहते हैं। वो उसी वक्त होगा जब टॉप पर सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर A नहीं होता तो मैं B को ले लेता, और अगर C नहीं होता तो मैं D को ले लेता, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हमने ये कहा है कि नो यूनिक मैक्सिमम और द मिनिमल एलिमेंट, तो इसको हम मैक्सिमम या फिर मिनिमम कह रहे होते हैं। मिनिमल मैक्सिमल इन अ फॉर्म ऑफ दी वैल्यूज अलग है और यूनिक अलग है, जिसे हम मिनिमम और मैक्सिमम कह रहे थे। पहले एग्जाम्पल में हमने ये समझ लिया। अब हमें लोअर एंड अपर बाउंड को समझना है। देखो, जब मैं लोअर एंड अपर बाउंड की बात करता हूं तो हम उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं जो अभी हमने स्लाइड पे देखा कि A इज अ सबसेट ऑफ दी S, ठीक है। A सबसेट होगा S का, जबकि S मेजर सेट होगा जिसके जरिए से पोस्ट सेट क्रिएट किया गया है, और उसी पोस्ट सेट से पे हमने हैश डायग्राम बनाया होगा। तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, गिव लोअर एंड अपर बाउंड, जिसे हम GLB और LUB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ दी सेट दिस। तो ये 3 सेट्स हैं, और इन तीनों सेट्स को देखो तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तीनों सेट्स इस नीचे मौजूद हैश डायग्राम के सब पार्ट होंगे, ठीक है। जब मुझे सेट डायग्राम सबसेट मिल गया और हैश डायग्राम मिल गया, तो अब मैं लोअर एंड अपर बाउंड बता सकता हूँ। कैसे? अगर मैं टॉप से शुरू करूँ, DEF, तो DEF कहाँ पर मौजूद है? अगर आप देखें, ये रहा D, ये रहा E और ये रहा F, ठीक है। अगर इस स्केल पे जाए तो इसका लोअर बाउंड कुछ भी नहीं है और ना ही इसका अपर बाउंड है। अगर आप देखें तो इस वैल्यू से अपर बाउंड और लोअर बाउंड कोई भी नहीं बन रहा, तो यही वजह है कि यहाँ पर 5 से इसको रिप्रेजेंट किया गया। अब AC पर है, तो ये रहा A, ये रहा C, तो AC से ज़ाहिर सी बात है खुद ही लोअर पे मौजूद है, तो इससे नीचे लोअर कोई बाउंड ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि नो GLB। और अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ तो अपर बाउंड यहाँ पर बताया जा रहा है H फॉर LUB। कैसे? देखें, इन दोनों के दरमियान, A और C के दरमियान जो एक पेयर बन रहा है वो यूनिक सिर्फ है। अभी मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को कंसीडर नहीं करूंगा, सिर्फ H को करूंगा, तो H इन दोनों के लिए यूनिक है ना, टॉप पर यूनिक है अपर बाउंड पे। तो लोअर एंड अपर बाउंड का मतलब ही यही है कि हम पेयर्ड पे सबसेट पे देखेंगे कि ऊपर यूनिक कौन सा एलिमेंट बन रहा है, तो यहाँ पर H एलिमेंट इसे मिल रहा है, ठीक है। BD पर अगर हम चेक करें तो वेयर इज हियर इज अ B, ठीक है, और ये रहा हमारा D। तो BD के रिस्पेक्ट से देखें तो BD का लोअर बाउंड जो है वो B है, क्योंकि D के नीचे B मौजूद है। और अगर अपर बाउंड आप उसका देखें तो DB के लिए जो उसका लोअर बाउंड आ रहा है वो D आ रहा है, यहाँ पर B आ रहा है और D आ रहा है। तो बिकॉज D बिलोंग्स टू G, क्यों मैंने ये कहा? क्योंकि D जो है वो B से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, पेयर बना रहा है। इस फॉर्म पे इसकी सीरीज या फिर पेयर्ड एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है।
तो एक्सट्रीमल एलिमेंट्स के सेकंड एग्जांपल में हमने लोअर अपर बाउंड को भी विद रिस्पेक्ट टू द सबसेट ऑफ द एलिमेंट्स टेस्ट होता हुआ देखा. एंड द लास्ट एग्जांपल है यार द मिनिमल मैक्सिमम एलिमेंट. हमने इस हैज़ डायग्राम का बनाना है और हमने बताना है कि एलिमेंट्स क्या होंगे. ठीक है, तो ये सबसेट्स के हैज़ डायग्राम है. हैज़ डायग्राम कैसे बनता है वो मैं बता चुका हूँ आपको. तो मिनिमल एंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए, अगर मैं ए एलिमेंट की बात करूं जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमल एलिमेंट क्या होगा. तो मैक्सिमम एलिमेंट आर बी डी आई जे. अच्छा, मैं बी डी आई जे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टॉप पर जाएं, क्योंकि जब हम मैक्सिमम एलिमेंट देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस नोड का हमें बताया जाना होता है कि इस नोड का आप मैक्सिमम बताओ, तो उससे ड्राइव्ड होता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ लास्ट नोड देखते हैं. अगर मैं ए से देखूं तो एक का लास्ट नोड मुझे मिला बी, क्योंकि इससे फर्दर आगे पॉइंट नहीं है और डी से भी आगे पॉइंट नहीं है. लेकिन जब मैं सी को रीड करता हूं ए से, तो इससे आगे मिलता है मुझे ई और ई से आगे मिलता है जी. लेकिन जी से जब मैं आगे दो पाथ पे जाता हूं तो आई लास्ट में मिलता है और जे मिलता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 एलिमेंट हमारे मैक्सिमम एलिमेंट हुए किसके लिए, ए के लिए, और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, बाउंड GLB ऑफ CE, यानी CE के लिए हमें लोअर एंड अपर बाउंड बताना है. तो हमने कहा कि लोअर बाउंड ऑफ EC थस GLB इज इक्वल टू C, यानी हम अगर C और E के लिए लोअर करेंगे तो जाहिर सी बात है CE के नीचे E के लिए C है. ठीक है, द नेक्स्ट वन, अपर बाउंड. अपर बाउंड हम देख रहे हैं CE ऊपर से ऊपर, तो ये FGHIJ मिल रहा है. कैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें इस पॉइंट से, यानी C और E से रीड करते हैं, तो CEO के ऊपर क्या क्या, CE के ऊपर कितने एलिमेंट हैं, FGHIJ, वही चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की है. तो बिहाफ ऑफ दिस हमें जो इस एलिमेंट पर लोअर बाउंड मिलेगा CE पर, वो E ही मिलेगा इसका. तो LUB यहाँ पर क्या होगा, E होगा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया. अब हमें बाउंड्स देखना है GLB LUB फॉर B एंड I. ठीक है, और I'm going to change the color here. B and I, ये रहा हमारा B, ठीक है, और ये रहा हमारा I. ठीक है, तो लोअर बाउंड E thus that GLB is A. जाहिर सी बात है यहाँ से हम बाउंड नीचे की तरफ आएंगे और B से भी नीचे आऊँगा, तो एट लास्ट में ये दोनों नोट्स कहाँ मिलेंगे, A पे ही मिलेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया, GLB हो गया इसके लिए. अपर बाउंड पे देखें तो अपर बाउंड्स हमारा इसका डायरेक्टली कोई नहीं मिल रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि अपर बाउंड 5 है, थस LUB इज D and E. तो बेस्ड ऑन दिस हमें अपर बाउंड यहाँ पर 5 मिला. तो ये कुछ एक्सट्रीमल एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमल मैक्सिमल, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड देखा, जिसके बिहाफ पर हम हैज़ डायग्राम को प्रूव करते हैं कि हैज़ डायग्राम्स के पार्टीशंस जो सब सेट्स पे बने हुए उसके अपर लोअर बाउंड्स या वैल्यूज़ क्या है. तो वो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दैट. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम लैटिसेस को पढ़ेंगे. होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ज़रूर सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. सी यू देयर.